हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्कूल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे ही होंगे दोस्तों। तो आज के लिए मैं लेके आ गई हूँ दोस्तों आपकी जो टॉप 10 क्वेश्चन थे उसका क्लास 4, ठीक है, उसका पार्ट 4 लेके आ चुकी हूँ। टॉप 10 क्वेश्चन विद फुल एक्सप्लेनेशन एंड श्योर सिलेक्शन ऑन द वे, पार्ट 4। तो स्टार्ट करती हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सिर्फ इतना ही चाहूँगी दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना एंड साइड का बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो का लाइक बटन ज़रूर हिट कर देना और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज कमेंट कर देना। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि 31 से स्टार्ट किया है मैंने, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन कहाँ गए हैं तो आपको मैं बता दूं, 1 से लेकर 30 तक की जो क्वेश्चन है वो पार्ट 1, 2, 3 में आपको टॉप 10 सीरीज़ मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रखा है मैंने वीडियोस का, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पे ये पूछा गया है, फर्स्टली ऑन एन असेसमेंट ऑफ क्लाइंट्स माउथ, पेशेंट का माउथ असेसमेंट करने के टाइम पे द नर्स नोटिस दी वाइट पैचेस ऑन द बक्कल म्यूकोसा। पेशेंट के बक्कल म्यूकोसा में जो वाइट पैचेस है, नर्स ने ये नोटिस किया। द नर्स ट्राइज टू ऑब्टेन अ सैम्पल। अब नर्स ने क्या किया, जो वाइट पैचेस थे उसका सैम्पल लिया, कल्चर, बट द लीजन कैन नॉट बी रब्ड ऑफ। बट जो लीजन थे उसके वो रब्ड ऑफ नहीं हुए। देन द नर्स वुड सस्पेक्ट दैट दिस लीजन इज़। अब नर्स ने क्या सस्पेक्ट किया कि लीजन क्या है ये। 4 ऑप्शन आपको यहाँ बता रखे हैं। ऑप्शन नंबर ल्यूकोप्लाकिया, ल्यूकोप्लाकिया कैन नॉट बी रब्ड ऑफ, ठीक है। ल्यूकोप्लाकिया जो होता है दोस्तों वो वहाँ से रगड़ने से हटता नहीं है। अब आपको मैं इसकी इमेज दिखा देती हूँ, इमेज देख लेते हैं। आप ही सामने देख सकते हैं, ये तीत है, ये हमारा चीक है, अंदर से बक्कल म्यूकोसा है, ये साइड से दिखाया गया है। ये जो वाइट पैचेस है ये ज़्यादा बड़ी स्टेज नहीं है। अगर सीवियर स्टेज में दिखाऊं तो काफ़ी ज़्यादा वाइट होता है, ये काफ़ी ज़्यादा वाइट होता है, तो यही ल्यूकोप्लाकिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाती हूँ मैं, जिसकी क्वेश्चन नंबर सी आपने देख लिया, आंसर नंबर सी, ठीक है। अब वहीं ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पे बोला गया है एक फ़ीमेल क्लाइंट है जो अपने पेरेंट्स के साथ हॉलीडे पे गई है एंड उसने सडनली बिगन द एक्सपीरियंस द पीरियड ऑफ एक्सट्रीम शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अब जो है बीच बीच में उसे एक्सट्रीम शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ के टाइम एक्सपीरियंस कर रही है एंड विच हर फिजिशियन हैज़ लेबल्ड एज पैनिक अटैक। जो उसे एक्सट्रीम शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ टाइम टू टाइम आ रहा है उसको उसके फिजिशियन ने बोला था ये पैनिक अटैक्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय द नर्स वुड इन्हेंस द थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि नर्स ने इन्हेंस किया थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन, कौन से स्टेटमेंट से। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जो इसका राइट आंसर बैठेगा, इसका राइट आंसर है, रेड से कर देती हूँ मैं, ठीक है, हाँ, ओके। तो ये डी, ठीक है, डी। परहैप्स यू एंड आई कैन डिस्कवर दैट प्रोड्यूसेस योर एंजाइटी। नर्स ने ये बोला कि तुम, शायद ऐसा हो सकता है कि तुम और मैं मिल के डिस्कवर कर सकते हैं कि तुम्हारी जो एंजाइटी है वो किससे प्रोड्यूस हो रही है, हम ये देख सकते हैं। तो ये नर्स का स्टेटमेंट था। आई होप सो आपको इसका आंसर मिल गया होगा, बिकॉज के एक्सप्लेनेशन में क्या है, इसमें बोला गया है emphasis is on working with a client. It shows that there is a hope for the change through the collaboration. क्योंकि यहाँ पे एक होप है कि हम साथ मिलके कोलैबोरेट होकर यहाँ पे कुछ चेंज ला सकते हैं, जिस वजह से पेशेंट के पैनिक अटैक्स और जो भी कॉज हैं वो पता चल जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ हम। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे बोला गया है अ क्लाइंट इज़ डायग्नोज विद टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्लाइंट टीबी से डायग्नोज हुआ है एंड ही इज़ प्लेस्ड इन रेस्पिरेटरी आइसोलेशन। अब पेशेंट को रेस्पिरेटरी आइसोलेशन पर रखा गया है, इंटूबेट भी कर दिया है और मैकेनिकल वेंटिलेशन भी रिसीव कर रहा है। एंड व्हेन परफॉर्मिंग द सक्शनिंग नर्स शुड, अब नर्स को क्या ध्यान रखना है जब वो सक्शनिंग करेगी, तो सक्शनिंग के टाइम पे 4 ऑप्शन है, इसमें से राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी,
बी में बोला गया है हाइपर ऑक्सीजनेट बिफोर एंड आफ्टर द सक्शनिंग। सक्शनिंग से पहले और बाद में पेशेंट को ऑक्सीजनेट करना है, हाइपर ऑक्सीजनेट करना है टू रिड्यूस द हाइपोक्सिया या टू प्रिवेंट द हाइपोक्सिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पे बोला गया है 34 में पेशेंट ने खाना खाने के टाइम, ठीक है, इवनिंग के टाइम पे मील लेते वक्त नर्स को ये बोला कि उसने आज के खाने में जहर खाया है। तो आप इस एग्ज़ाम्पल से क्या समझते हैं कि ये किस टाइप ऑफ हेलुसिनेशन है? तो यहाँ पे 4 दे रखे हैं आपको, ऑडिटरी, गैस्ट्रेटरी, ऑल्फैक्टरी एंड विसरल। तो ये इसका राइट आंसर है बी, गैस्ट्रेटरी। दोस्तों ये गैस्ट्रेटरी रहेगा, बिकॉज गैस्ट्रेटरी मीन टेस्ट। ये टेस्ट किया है तो ये गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन है, इन्वॉल्व दी सेंसरी परसेप्शन ऑफ द टेस्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। ये ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो कि एम्स, DSSB, UPPSC और आने वाले जितने भी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स हैं उनमें काफ़ी हेल्पफुल आपको ये रहने वाले हैं। एंड नेक्स्ट आपकी तरफ चलती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 35 गायनी का है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझने वाला क्वेश्चन है। हर एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा इसका। यहाँ पे गायनी का क्वेश्चन है, यहाँ पे ग्रेविडा एंड पैरा उससे रिलेटेड बात की गई है। यहाँ पे ये बोला गया है एक पेशेंट है जो अपने पहले प्रीनेटल चेकअप के लिए 10th वीक पे आई है। अब उसने क्या एग्जामिनेशन के में बोला, उसने बोला है मैं 2 बार, अब यहाँ पे लिख लेते हैं जी, साइड में लिख लेती हूँ, मेरे को यहाँ पे लिख लेती हूँ जी और यहाँ पी, ठीक है, ग्रेविडा एंड पैरा, ठीक है। तो उसने बोला मैं 2 बार प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, 2 बार हुई है ना, तो ग्रेविडा तो 2 हो ही चुका है, ठीक है। चाहे वो जो प्रेगनेंसी है सक्सेसफुल हुई हो, अनसक्सेसफुल हुई हो, 2 तो लगेगा ही ग्रेविडा में, ठीक है, 2 लग गया। इसने बोला जो फर्स्ट है डिलीवरी उसमें बेबी गर्ल हुई थी 39 वीक्स पे, ठीक है, 39 वीक्स पे, वो भी 3 साल पहले की बात है ये, जो कि आज बेबी वायबल है, ठीक है। तो पैरा 1 हो गया, पैरा तो 1 हो गया। अब यहाँ पे G2 है। अब देखते दूसरी प्रेगनेंसी का क्या हाल था। सेकंड में उसने ये बोला मुझे कि जो प्रेगनेंसी प्रोड्यूस वायबल बेबी बॉय, ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा, ये मुझे हटाना पड़ेगा, ठीक है। बेबी बॉय, वायबल बेबी बॉय हुआ 36 वीक पे 2 साल पहले। तो इसने बोला कि बहुत बच्चे जो हैं, दोनों बच्चे सही सलामत है, अच्छे हैं, सही हैं। तो इसमें बोला ग्रेविडा क्या है, पैरा क्या है, ठीक है। तो अगर दोनों बच्चे लाइव हैं तो G2 तो है ही और P2 भी है, इसका राइट आंसर होगा डी, ठीक है, ग्रेविडा 2 एंड पैरा 2। नीचे देख लेते हैं, ठीक है। ओ सॉरी, हाँ, बाई मिस्टेकली, सॉरी दोस्तों, बाई मिस्टेकली मेरे दिमाग से स्लिप हो गया। हाँ, अगर ये प्रेगनेंसी चेकअप के लिए आई है और 2 टाइम प्रेग्नेंट हो चुकी है तो हमें ये बात नहीं भूलनी है कि इस बार की जो प्रेगनेंसी है उसे भी काउंट करना होगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ग्रेविडा 3 एंड पैरा 2 इज़ द करेक्ट आंसर। सॉरी, बस यही गलती हो गई, ठीक है। ग्रेविडा 3 किस लिए, 2 बार बच्चे हो चुके हैं, लाइव हैं, और तीसरी प्रेगनेंसी अभी एग्जिस्ट कर रही है, तो ये ग्रेविडा 3 हो गए। और पैरा 2 इसलिए है क्योंकि 2 बेबी अभी वाइबल एंड जिंदा हैं उसके पास, तीसरा बेबी अभी डिलीवर्ड नहीं हुआ है। जब तक डिलीवर्ड नहीं होगा पैरा 2 ही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 है। इसमें बोला एक पेशेंट आया इमरजेंसी रूम में, जिसको क्या था, जिस पेशेंट को था साइनोसिस, कफिंग, टैकीपनिया एंड टैकीकार्डिया, एंड शी हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ अस्थमा एंड ABG गैस, ठीक है। ABG आप सभी जानते हैं ABG के बारे में। ABG करते हैं हम लोग आर्टिफिशियल ब्लड गैस एनालिसिस, ठीक है। अब जो pH की बात चल रही है, pH कितना है, pH कितना है 7.28, जो कि कम है। O2 क्या है 54 है, जो कि कम है। CO2 क्या है 60 है, जो कि ज़्यादा है। कार्बोनेट क्या है नॉर्मल है, ठीक है, कुछ नहीं है। तो इसमें बोला है ABG क्या इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर देख लेते हैं बी,
एसिडोसिस, ठीक है, एसिडोसिस। बी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। एसिडोसिस रेस्पिरेटरी का इसलिए आया क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा हुआ है, तो ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, और पीएच घटा हुआ है, ठीक है, तो इससे पता चलता है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, ठीक है। अगर CO2 कम होता तो ये रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो जाता। ओके, उम्मीद है आपको ये समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला गया है असेसमेंट ऑन सीवियर डिप्रेशन। जब हमने पेशेंट का सीवियर डिप्रेशन असेसमेंट किया तो उसमें हमें क्या रिवील हुआ? फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, inability to feel the pleasure and sleep, psychomotor and nutritional alterations, delusional thinking, negative view of the self and feeling of abandonment. Okay, and these clinical feature of the client depression alert the nurse. अब जो जितने भी क्लिनिकल फीचर्स मैंने आपको बताए हैं क्लाइंट के डिप्रेशन के बारे में, अब वो नर्स को अलर्ट करता है टू प्रायोरिटाइज प्रॉब्लम्स। अब प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटाइज करने के लिए इंडिकेट क्या अलर्ट करता है? एंड केयर बाय एड्रेसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम फर्स्ट। अब जितनी भी प्रॉब्लम हैं और जो भी ये जो केयर है वो कैसे प्रायोरिटी वाइज हम सेट करेंगे, ठीक है। 4 ऑप्शन है, न्यूट्रिशनल स्टेटस पहले देखेंगे, या इम्पेयर्ड थिंकिंग पहले देखेंगे, या पॉसिबल हार्म टू सेल्फ को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, या रेस्ट एंड एक्टिविटी। अब बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको नर्स को सबसे नंबर 1 पे प्रायोरिटी रखनी होगी। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सी में क्या है? पॉसिबल हार्म। एक मिनट, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मैंने आपको बताया कि ऑप्शन नंबर सी सबसे पहली जो नर्स की प्रायोरिटी होगी वो ये होगी कि पॉसिबल हार्म टू सेल्फ, क्योंकि पेशेंट के अंदर सुसाइडल आइडिएशन की जो टेंडेंसी है वो हाई है। तो पॉसिबल हार्म टू सेल्फ एज विद सुसाइडल आइडिएशन, अ सुसाइडल प्लान मीन टू एग्जीक्यूट द प्लान, एंड ओवर्ट गेस्टर या जो भी अटैम्प्ट है मस्ट बी एड्रेस्ड एज इमीडिएट कंसर्न। अगर वो अटैम्प्ट कर लेगा तो ये इमीडिएट कंसर्न बनता है नर्स का कि अलर्ट रहने का और बाकी अपनी हेल्थ टीम को अलर्ट करने का, एंड जितनी भी सेफ्टी मेजर्स है उसको इम्प्लीमेंट करना है अप्रोप्रिएट तरीके से, ताकि जो भी सुसाइड का रिस्क है वो रिड्यूस हो सके। अब हम क्वेश्चन नंबर 38 की बात करेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया है कि एक फिजिशियन है, उसके पास एक पेशेंट आया है जो कि अल्कोहलिक है एंड प्लेसेस हिम ऑन अ लो प्रोटीन डाइट। अब फिजिशियन ने क्या करा है, उसे लो प्रोटीन डाइट हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट पे रखा गया है, लो प्रोटीन और हाई कार्बोहाइड्रेट। व्हेन चूजिंग हिज मेन्यू द क्लाइंट्स बेस्ट चॉइस फ्रॉम द आइटम बिलो। अब यहाँ पे बोला गया है, जब पेशेंट को हमने बोला कि अपनी मेन्यू को चूज़ करना होगा तो जो बेस्ट चॉइस है आइटम की बिलो वुड बी। अब इसमें से कौन सी है बेस्ट चॉइस पेशेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर आपका जो रहेगा वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में बोला गया है कि जो वेफल्स विद बटर और हनी होता है और साथ में ऑरेंज जूस। क्यों? अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है मैं यहाँ दूंगी नीचे। यहाँ पे बोला गया है ऑप्शन नंबर सी में कि जो सीरम अमोनिया लेवल है वो डिक्रीज़ होता है जब हम डाइटरी प्रोटीन इंटेक कम लेते हैं। डाइटरी प्रोटीन इंटेक कम करने से सीरम अमोनिया का लेवल कम हो जाएगा, एंड जो वेफल हनी एंड ऑरेंज जूस होता है वो हाई होता है इन कार्बोहाइड्रेट एंड लो और कम्प्लीटली लैक होता है इन प्रोटीन, बट जो बटर होता है अ कंसर्न फैट। एंड बाकी का जो बटर है, अब बात रही बटर की, यहाँ बटर की बात कर लेते हैं। जो बटर है वो कंसनट्रेटेड फैट है जो कि हमें एक्स्ट्रा कैलोरीज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 में हम बात करेंगे द नर्स वुड नीड टू मॉनिटर सीरम ग्लूकोज लेवल। पेशेंट का सीरम ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करना होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ रिसीविंग विच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें से कौन सी एक मेडिसिन है जो पेशेंट रिसीव कर रहा है जिसके वजह से नर्स को मॉनिटर करना होगा सीरम ग्लूकोज लेवल। बिकॉज
उस मेडिसिन का जो इफ़ेक्ट है वो ये है कि ये जो इंसुलिन रिलीज और ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रोड्यूस इफेक्ट करता है ये। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एड्रेनालिन एपिनेफ्रिन। बिकॉज जो एपिनेफ्रिन है इंक्रीज़ करता है सीरम ग्लूकोज लेवल बाय इंक्रीजिंग, ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब जो ये एक वर्ड आया है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, अब काफ़ियों के मन में ये सवाल उठेगा कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या होता है कि जो बॉडी है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में जब कन्वर्ट करती है तो उस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, ये सिंपल वर्ड है, दो वर्ड एक जैसे लगते हैं। एक आता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, एक आता है ग्लाइकोजन नियोलाइसिस। नियोलाइसिस में क्या होता है, बॉडी में जो है ग्लूकोज से ग्लाइकोनियोजेनेसिस में क्या होता है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट नॉन कार्बोहाइड्रेट थिंग्स होती हैं उसमें से जनरेट करना ग्लूकोज को, वो कहलाता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ठीक है, अब यहाँ पे और भी आगे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि इंक्रीज़ करता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस और इंसुलिन के रिलीज़ को इनहिबिट करता है, जिससे क्या जो प्रोलॉन्ग यूज़ कैन एलिवेट, जिससे कि प्रोलॉन्ग यूज़ करने से सीरम लैक्टेट का लेवल इंक्रीज एलिवेट हो जाता है और जिसकी वजह से लीडिंग टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्रिएट होता है और उसके बाद इंक्रीज़ होता है इंक्रीज़ हो जाता है कैटेकोलामाइन। ठीक है, इंक्रीज़ होता है यूरिनरी कैटेकोलामाइन, फॉल्स एलिवेशन ऑफ ब्लड यूरिया, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है एलिवेशन होता है ब्लड यूरिया ग्लाइकोजन का एंड डिक्रीज़ होता है कोगुलेशन टाइम। कोगुलेशन टाइम डिक्रीज़ होने के बाद कोगुलोपैथी क्रिएट हो जाती है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 इसी के साथ ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है 40, जो कि आपका टॉप 10 में से लास्ट क्वेश्चन है इसका। यहाँ पे ये बोला गया है एक मेल पेशेंट है जो कि बर्न यूनिट में एडमिट है। ठीक है, और उसको 3 डिग्री का बर्न हुआ है। 3 डिग्री का बर्न हुआ है, कहाँ हुआ है, हेड में हुआ है, नेक में हुआ है, अपर चेस्ट में हुआ है और उसे 24 घंटे हो गए हैं आए हुए हैं। तो नर्स ने एवेलुएट किया है कि पेशेंट को जो फ्लूइड रिससिटेशन चल रहा है उसका कितना इफ़ेक्टिवनेस है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है जो इफ़ेक्टिवनेस है फ्लूइड रिससिटेशन का वो कैसे इंडिकेट करेगी बॉडी। ठीक है, बॉडी कैसे इंडिकेट करेगी, तो इसका राइट आंसर आपने देख लिया है, ऑप्शन नंबर सी है। पेशेंट का यूरिन आउटपुट ही चेक कर सकते हैं हम, और यूरिन आउटपुट जब मोर देन 35 ml पर आवर की स्पीड से आता है ना, पर आवर याद रखना है, मोर देन 35 ml फॉर पास द 12 आवर्स, टाइमिंग है 12 आवर्स। तो इसका मतलब है कि जो यूरिन आउटपुट है, द यूरिन आउटपुट ग्रेटर दैन हिज इनटेक इंडिकेट दैट ही इज़ रिसीविंग adequate fluid resuscitation to account for urinary and insensible loss। तो उसका लास्ट क्वेश्चन है विद एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है आपको ये 10 क्वेश्चन समझ भी आए होंगे और अच्छे भी लगे होंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट या क्वेरी आती है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, उसकी क्वेरीज़ मैं आपको सॉल्व कर दूंगी। दोस्तों थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को एंड तक देखा। अब मैं आपसे मिलूंगी इसकी क्लास 5th में, जिसमें कि क्वेश्चन मेरे 41 से स्टार्ट होंगे। उस क्लास के लिए वेट करना एंड नेक्स्ट मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साइड का बेल आइकन ज़रूर हिट कर देना, साथ ही साथ लाइक बटन भी हिट कर देना। गुड बाय एंड टेक केयर।